बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन फेडरल बोर्ड एजेके केपीके न्यू करिकुलम ग्रेड 12 बायोलॉजी। चैप्टर नंबर 1 हम लोग इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। आज इस सिलसिले के इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। गुज़िश्ता लेक्चर में आपको मैंने स्वेलोइंग और पेरिस्टालसिस ये एसएलओ एक्सप्लेन किया था, R12 R25 जो है, B12 R25। और लास्ट लेक्चर के बाद आज का जो लेक्चर होगा उसके अंदर हमने ये एक और एसएलओ आज कवर करना है, इलस्ट्रेट विद द डायग्राम द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक एंड रिलेट ईच कंपोनेंट विद द मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन इन द स्टमक। यानी हमने आज के इस लेक्चर के अंदर इस एसएलओ के साथ साथ इसोफेगस का पार्ट भी थोड़ा सा कवर करना है, इसोफेगस क्या है, और उसके बाद फिर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टमक। मेन जो हमारा टारगेट है इस एसएलओ को कवर करने के लिए वो ये है। तो इंशाल्लाह इन दोनों चीजों को आज के इस लेक्चर में हमने कवर करना है। तो लेक्चर का आगाज करते हैं। पहले थोड़ा सा रिव्यू देख लें। कल आपको मैंने स्वेलोइंग और डीग्लूटेशन के मुतालिक बताया था। 3 फेजेस में ये एक्टिविटी होती है। ओरल फेज है, फेरेंजियल फेज, और उसके बाद फिर इसका इसोफेजियल फेज देखा था। और इस प्रोसेस के दौरान बोलस जो ओरल कैविटी में प्रोसेस हो चुका था वहां से मूव करता हुआ वो इसोफेगस में आया, और इसोफेगस से फिर स्टमक में। तो इसोफेगस का थोड़ा सा पोर्शन आज के लेक्चर में हमने मजीद कवर करना है। फिर उसके बाद आपको पेरिस्टालसिस एक्सप्लेन किया था कि पेरिस्टालसिस जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट होती है, इसका क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से ये होती है, और अदर देन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जहां पर ये एक्टिविटी पाई जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने कल के लेक्चर में कवर कर ली थी। उसके फंक्शंस भी आपको पेरिस्टालसिस के बता दिए थे। कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो इस प्रीवियस लेक्चर में से तो बिल्कुल पूछिए। तो हम अब स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है। इसमें हमने बात करनी है सबसे पहले स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इसोफेगस। यहां से हम स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इसोफेगस। तो आप देखिए इसोफेगस ओरल कैविटी के नीचे ये फेरेंक्स, और फेरेंक्स के बाद फिर ये इसोफेगस स्टार्ट हो जाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सीक्वेंस के लिहाज से सबसे पहले ओरल कैविटी, फिर फेरेंक्स, और फेरेंक्स में भी आपको 3 रीजन्स बताए थे। सबसे ऊपर नेजोफेरेंक्स है जो कि बेसिकली उसका पार्ट नहीं है, हमारे जो फूड का ट्रैक्ट होगा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसके अंदर नेजोफेरेंक्स इन्वॉल्व नहीं होता, वो नेजल कैविटीज की तरफ होता है। ओरोफेरेंक्स और लैरिंगोफेरेंक्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, और उसके बाद फिर ये इसोफेगस का पार्ट शुरू हो जाता है। तो इसोफेगस को हमने यहां पे थोड़ा सा देखना है। इसोफेगस, हाँ जी, तो इसोफेगस का जो पार्ट है ये तकरीबन कोई 25 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर है। इसोफेगस अप्रोक्सीमेटली इट इज 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 25 सेंटीमीटर इज द लेंथ। और जबकि इसका डायमीटर अगर देखा जाए तो तकरीबन 1.5 to 2 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है, अप्रोक्सीमेटली 1 इंच के करीब करीब। ठीक है, तो डायमीटर 1.5 to 2.0 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। और ये लोकेट किस जगह पर करता है? ये स्टार्ट हुआ है फेरेंक्स से, लैरिंगोफेरेंक्स वाली रीजन से, वहां से ये स्टार्ट हुआ। यहां पर आप देख रहे हैं इस जगह पर डायग्राम को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाया हुआ है। ये ओरल कैविटी नजर आ रही है, टंग के नीचे एपिग्लॉटिस, ये पार्ट लैरिंगोफेरेंक्स है, दिस पार्ट इज लैरिंगोफेरेंक्स। और इस लैरिंगोफेरेंक्स वाले रीजन से लैरिंगोफेरेंक्स, तो इस लैरिंगोफेरेंक्स वाले रीजन से ये इसोफेगस और ट्रैकिया दोनों स्टार्ट होते हैं। अगर आप इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन देखें तो हमारे फ्रंट साइड पर ट्रैकिया है, यानी ट्रैकिया की पोजीशन होगी वेंट्रल, इट इज वेंट्रली प्लेस्ड, जबकि इसोफेगस इसके बिहाइंड मौजूद होता है। विद रिस्पेक्ट टू ट्रैकिया जब आप इसोफेगस को बताएंगे तो इसकी पोजीशन डॉर्सल कहलाएगी, क्योंकि हमारी फ्रंट साइड वेंट्रल होती है और बैक साइड हमारी डॉर्सल होती है। तो विद रिस्पेक्ट टू ट्रैकिया आप इसको जब पॉइंट आउट करेंगे इसोफेगस को तो इट इज डॉर्सली प्लेस्ड।
लेकिन अगर आप वर्टिब्रल कॉलम के रेफरेंस से इसको पॉइंट आउट करें, देखो इस जगह पे इसके बिहाइंड यहां पर वर्टिब्रल कॉलम गुजर रहा है, और उस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर इस तरह से ये वर्टिब्रीज हैं, हियर आर द वर्टिब्रीज। तो ये वर्टिब्रल कॉलम आप देख रहे हैं, वर्टिब्रल कॉलम, इसके रेफरेंस से जब आप इसोफेगस को पॉइंट आउट करेंगे तो इसोफेगस वेंट्रली प्लेस्ड होगा टू द वर्टिब्रल कॉलम। देखो ये डॉर्सल वेंट्रल रिलेटिव टर्म्स होती हैं, जब हम किसी एक बॉडी पार्ट को बता रहे होते हैं किसी दूसरे बॉडी पार्ट के रेफरेंस से, तो वहां पर उस तरह से ये टर्म यूज की जाएगी। यानी ट्रैकिया के रेफरेंस से इसोफेगस डॉर्सली प्लेस्ड है, बट वर्टिब्रल कॉलम के रेफरेंस से इसोफेगस वेंट्रली प्लेस्ड है, तो केयरफुल रहिएगा। अच्छा, तो ये लैरिंगोफेरेंक्स से स्टार्ट हुआ और फिर ये नेक से गुजरता हुआ, इसका कुछ हिस्सा नेक में, और उसके बाद फिर बाकी हिस्सा इसका चेस्ट कैविटी के अंदर, थोरेसिक कैविटी के अंदर मौजूद होगा। तो थोरेसिक कैविटी में ये पास करता है फ्रॉम द मीडियस्टीनम, द रीजन बिटवीन टू लंग्स इज कॉल्ड मीडियस्टीनम। यहां पर जो लंग्स के दरमियान जगह है उसको मीडियस्टीनम कहा जाता है। व्हाट इज मीडियस्टीनम? Mediastinum, it is the space between the lungs. This is space between lungs. लंग्स के दरमियान की जगह को मीडियस्टीनम कहा जाता है। हार्ट भी हमारा इसी मीडियस्टीनम में लोकेटेड है, बट हार्ट इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द थोरेसिक कैविटी, बिल्कुल डायफ्राम के ऊपर हार्ट प्लेस्ड है। लेकिन हार्ट थोड़ा वेंट्रली प्लेस्ड है। ये हार्ट के रेफरेंस से इसोफेगस की पोजीशन बताई जाए तो ये हार्ट के डोर्सल साइड पर मौजूद होगा, यानी बिहाइंड द हार्ट मौजूद है। ठीक है, ये मीडियस्टीनम में तो होगा लेकिन इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द हार्ट इन मीडियस्टीनम। ये कहां पर मौजूद है? इन मीडियस्टीनम, बिहाइंड द हार्ट ये प्रेजेंट होगा, बिहाइंड द हार्ट। हार्ट वेंट्रल साइड पर मौजूद है, हार्ट बिल्कुल बॉटम में, लेकिन ये पूरे थोरेसिक कैविटी से गुजरता हुआ आ रहा है। अच्छा, तो ट्रैकिया भी जैसे अभी बताया था ना, ट्रैकिया भी वेंट्रली प्लेस्ड है, उसके पीछे की तरफ से ये नीचे उतर रहा होता है, तो नीचे उतरते हुए फिर ये डायफ्राम को क्रॉस करता है। अच्छा, इस जगह पर आप देखिए डायफ्राम लोकेटेड है जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को टू हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। हियर इज द डायफ्राम। तो डायफ्राम के अंदर एक ओपनिंग है जिसमें से ये गुजरता है। दिस ओपनिंग इज नोन एज esophageal hiatus, esophageal hiatus, esophageal hiatus। ठीक है, तो esophageal hiatus is an opening in the diaphragm। esophagus इस ओपनिंग से गुजरते हुए नीचे उतरता है और फिर एब्डोमिनल कैविटी में आ जाता है। अच्छा, ऊपर वाले हिस्से के अंदर अगर आप इसकी ओरिएंटेशन देखें तो इसोफेगस यूं ऑलमोस्ट बिल्कुल स्ट्रेट नीचे आ रहा होता है, बिल्कुल मीडियल पोजीशन होती है इसकी। ठीक है, बिल्कुल सेंट्रल लाइन के अलोंग ये नीचे आ रहा होगा, लेफ्ट राइट नहीं है, बिल्कुल मीडियल इन पोजीशन है। ये जो आपको ऐसे डायग्राम में थोड़ा सा ये टेढ़ा नजर आ रहा है, तो ये गर्दन हमने मोड़ी हुई है इसकी, इस वजह से ये थोड़ा टेढ़ा नजर आ रहा है। बट अगर आप इसकी गर्दन सीधी करेंगे तो ये बिल्कुल मीडियली प्लेस्ड है और सेंटर से उतरता हुआ नीचे आता है। लेकिन नीचे उतरकर जब ये डायफ्राम को क्रॉस करता है तो वहां पर फिर ये बेंड हो जाता है। आप इसकी बेंडिंग देख रहे हैं, इसमें कर्वेचर आ रहा है, ये किस तरफ बेंड हो रहा है, लेफ्ट या राइट? क्या समझते हैं इसको, इस पोजिशन को? लेफ्ट। लेफ्ट साइड पर ये बेंड हो जाएगा। ठीक है ना, इट बेंड्स टू लेफ्ट साइड। ठीक है, थोड़ा सा ये लेफ्ट साइड पर बेंड होगा, लेकिन ये बेंडिंग आपको कौन से रीजन में नजर आई है? मीडियस्टीनम के अंदर नजर आई है ये, या नेक रीजन में, या एब्डोमिनल रीजन में? एब्डोमिनल रीजन। एब्डोमिनल रीजन में, बिलो द डायफ्राम। ये इसके मीडियस्टीनम में बेंडिंग नहीं हुई थी, मीडियस्टीनम में तो बिल्कुल मीडियली नीचे उतरा था ये। उसके बाद फिर ये नीचे डायफ्राम से क्रॉस करके ये थोड़ा सा बेंड हो गया और फिर ये स्टमक के साथ कनेक्ट हो गया। अच्छा, इसोफेगस यहां पर जहां से स्टार्ट होता है ना, एट द स्टार्ट ऑफ द इसोफेगस, मैंने कल भी आपको पॉइंट आउट किया था कि एट द स्टार्ट ऑफ इसोफेगस देयर इज अ स्फिंक्टर नोन एज अपर इसोफेजियस स्फिंक्टर। जैसे ये यहां से अगर ये स्टार्ट हो रहा है, इस जगह पे हम ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये टंग, एपिग्लॉटिस, ये ट्रैकिया। ठीक है, और
ये है इसोफेगस। तो इसोफेगस ये जहां से स्टार्ट हुआ है, इस जगह पर एक स्फिंक्टर लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज अपर इसोफेजियस स्फिंक्टर। अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर मैंने कल बताया था आपको, स्फिंक्टर क्या होते हैं भाई? दीज आर द रिंग्स ऑफ स्मूथ मसल्स। इनवॉलंटरी होते हैं ये रिंग्स ऑफ स्मूथ मसल्स दैट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ फूड इन द जीआईटी। ये पूरे जीआईटी में जगह जगह पर लगे हुए हैं, तो लोकेशन के लिहाज से इनको नेम किया जाता है अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर। और बिल्कुल इसी तरह से जब ये इसोफेगस नीचे उतरता है, तो नीचे जब ये स्टमक के साथ कनेक्ट होगा, तो उस जगह पर, यहां पर मैं अलग से दिखाता हूं आपको, तो जहां पर ये स्टमक के साथ कनेक्ट होगा वहां पर भी एक स्फिंक्टर इसको स्टमक के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो ये स्टमक के साथ इसकी कनेक्शन हो रही है, इसकी अटैचमेंट हो रही है। इस जगह पर लोअर इसोफेजियस स्फिंक्टर मौजूद है। लोअर इसोफेजियस स्फिंक्टर। अच्छा, ये दोनों इसोफेजियस स्फिंक्टर इनवॉलंटरी होते हैं, यानी ये कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं किया जा सकता। नॉर्मली ये कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं, यानी जब ये कॉन्ट्रैक्टेड होंगे ये स्फिंक्टर्स, इन स्फिंक्टर्स की एक्टिविटी मैं आपको बता रहा हूं कि ये स्फिंक्टर्स जब कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में जब ये कॉन्ट्रैक्टेड होंगे, तो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ये क्लोज कर देते हैं पाथ को। ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं तो इन कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट दे क्लोज द पाथ, और जब ये रिलैक्स्ड होते हैं तो ये ओपन कर देते हैं पाथ को। तो इनकी ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इनवॉलंटरी कंट्रोल होती है। जैसे ही फूड पहुंचता है इनके करीब, तो उस फूड के सेंसेशन की वजह से, उस फूड की सेंसेशन की वजह से यहां पर टेक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं, टच रिसेप्टर्स। जैसे ही वो फूड इन कांटेक्ट होता है, इसके करीब पहुंचता है, तो ये रिलैक्स कर जाते हैं। नॉर्मल हालत में ये कॉन्ट्रैक्टेड है, जब ये कॉन्ट्रैक्टेड है तो पाथ इज क्लोज, और जैसे ही फूड इनको टच करेगा तो साथ ही ये रिलैक्स कर जाएंगे। तो जब ये रिलैक्स करेंगे तो पाथ ओपन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये फूड ऊपर से जब ये इस तरह से इसको स्टिमुलस देता है ना, तो तब ये रिलैक्स करते हैं। नॉर्मली नीचे से जब फूड आ रहा होता है ना, तो नॉर्मली ये रिलैक्स नहीं होते अनलेस के कोई वो एंटी पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, और उस एंटी पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी के अंदर चूंकि ब्रेन उसको कंट्रोल कर रहा होता है उस एंटी पेरिस्टालसिस को, तो उस वक्त फिर ये रिलैक्स होते चले जाएंगे। इसी वजह से जो चीज आगे जा चुकी थी वो वापस पीछे की तरफ आती जाएगी और वॉमिटिंग हो जाएगी। लेकिन नॉर्मल हालत में जैसे ये स्टमक के अंदर कोई फूड प्रेजेंट है और वो इसको टच कर रहा होगा, तो ये उसको अलाउ नहीं करेगा कि वो इसोफेगस की तरफ वो फूड आए। ठीक है, तो ये आमतौर पर कॉन्ट्रैक्टेड ही रहेगा। लेकिन ऊपर से जब आप कुछ चीज खाएंगे, वो जब नीचे उतरेगी, तो यहां पर जो इसके रिसेप्टर्स मौजूद हैं, उनकी वजह से ये फौरन रिलैक्स करता है और फूड को नीचे आने के लिए अलाउ करते हैं। तो इस तरह से देखो ये स्फिंक्टर्स वर्क कर रहे हैं। अपर इसोफेजियस स्फिंक्टर विच इज प्रेजेंट एट द स्टार्ट ऑफ द इसोफेगस, एंड द लोअर इसोफेजियस स्फिंक्टर विच इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ इसोफेगस, या फिर इसको कहते हैं इट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ इसोफेगस एंड द स्टमक। लोअर इसोफेजियस स्फिंक्टर, इसको कार्डियक स्फिंक्टर भी कहा जाता है। इट इज आल्सो नोन एज कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर इसको क्यों कहते हैं? तो कार्डियक स्फिंक्टर इसको सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कहते हैं कि ये हार्ट के बिल्कुल करीब मौजूद है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था ना ये इस डायग्राम के अंदर कि हार्ट ये इस पोजीशन पर प्रेजेंट है। हियर इज द पोजीशन ऑफ द हार्ट, यहां पर हार्ट मौजूद है, और बिल्कुल उसके नीचे डायफ्राम के नीचे स्टमक प्लेस्ड है। तो ये जो कार्डियक स्फिंक्टर है, ये हार्ट के चूंकि बिल्कुल करीब मौजूद है, इस वजह से इसका नाम कार्डियक स्फिंक्टर रखा गया। अदरवाइज कार्डियक वर्ड इसको देने का और कोई रीजन नहीं है, ये उसके पड़ोस की वजह से उसको ये एजाज हासिल है। जैसे आप किसी फेमस पर्सनैलिटी के पड़ोस में अगर रहते हो ना, तो आप भी उसको रेफरेंस यूज करेंगे कि भाई कहां रहते हैं, भाई फला जगह पर। तो इसी तरह से ये स्फिंक्टर कहां वाक़ है, ये कार्डियक रीजन में, कार्डियक यानी हार्ट के करीब मौजूद है। तो इस वजह से इसको कार्डियक स्फिंक्टर का नाम दिया गया। अच्छा, तो ये तो हो गया भाई इसोफेगस। इसोफेगस का फंक्शन क्या है? तो इसोफेगस ये कोई स्पेसिफिक डाइजेस्टिव सीक्रेशंस प्रोड्यूस नहीं करता, सिवाय इसके कि कुछ म्यूकस सीक्रेशन इसकी वॉल से निकल रही होती हैं। तो बाकी इसके अलावा कोई और डाइजेस्टिव सीक्रेशंस यहां से नहीं निकलती, लिहाजा ये कोई डाइजेशन के अंदर इस तरह से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। यानी
जनरली नो डाइजेशन अकर्स इन इट। यहां पर इस बात का मतलब ये जनरली नो डाइजेशन अकर्स, नो डाइजेशन अकर्स हेयर। इसका मतलब ये है कि इस इसोफेगस रीजन से कोई डाइजेस्टिव सीक्रेशंस नहीं निकल रही जो डाइजेशन में कंट्रीब्यूट करें। हाँ, अलबत्ता जो डाइजेशन अभी ओरल कैविटी में चल रहा था तो वो डाइजेशन अभी स्टॉप नहीं हुआ था, वो डाइजेशन अभी भी चल रहा था, केमिकल डाइजेशन, वो एंजाइम अभी भी वर्क कर रहे होते हैं जब बोलस बन भी चुका होता है। जाहिर है हम ओरल कैविटी में बहुत ज्यादा देर तक उसको फूड को प्रोसेस नहीं करते ना, तो उसको हम आगे मूव करवा देते हैं। तो वो डाइजेशन जो ओरल कैविटी में चल रहा था वो इसोफेगस में भी जारी रहेगा और वो जाकर स्टमक में टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो इस वजह से इसमें आमतौर पर ये आपको लिखा नजर आएगा कि जनरली नो डाइजेशन अकर्स हियर बट डाइजेशन ऑफ ओरल कैविटी रिमेन्स कंटिन्यू हेयर। ठीक है, डाइजेशन ऑफ ओरल कैविटी, जो ओरल कैविटी वाला डाइजेशन था, ओरल कैविटी रिमेन्स कंटिन्यू, इट रिमेन्स कंटिन्यू हेयर। यहां पर इसोफेगस के अंदर ये बाज बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि भाई ये दो दो बातें क्या, एक तरफ कह रहे हैं हम डाइजेशन कोई नहीं होता, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भाई डाइजेशन कंटिन्यू रहता है। तो मैंने क्लियर किया है कि ये खुद कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा डाइजेशन के अंदर, कोई इसकी अपनी सीक्रेशंस रिलीज नहीं हो रही हैं, लेकिन जो डाइजेशन ओरल कैविटी में चल रहा था वो अभी स्टॉप नहीं हुआ। वो जब बोलसेस यहां से पास कर रहे होंगे तो उस वक्त अभी वो डाइजेशन जारी होता है। तो बस ये बात यहां पे बताइए कि डाइजेशन ऑफ द ओरल कैविटी रिमेन्स कंटिन्यू, अदरवाइज कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन इसकी डाइजेशन में नहीं है। इसका रोल सिर्फ और सिर्फ ये है कि इट provide a passage to the boluses to reach into the stomach। ठीक है ना, ये boluses को passage provide कर रहा है, it provides a passage, ये किस्म का एक passage provide कर रहा है, passage, it provide a passage to boluses, जो हमने swallow किए थे boluses, तो उन boluses को ये एक passage provide कर रहा है। इसी वजह से इसको टाइटल दिया जाता है फूड पाइप, इसमें से फूड गुजर रहा है ना, तो इसको फूड पाइप इसी वजह से कहा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इसोफेगस। ठीक है भाई, क्लियर होगी बात, कोई कंफ्यूजन इसमें इसोफेगस में? हाँ जी, तो अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टमक। स्टमक जो कि हमारी सेकंड साइट ऑफ डाइजेशन है बॉडी की, दिस इज सेकंड मेन साइट ऑफ डाइजेशन, सेकंड साइट ऑफ डाइजेशन। इससे पहले फर्स्ट साइट ऑफ डाइजेशन आप पढ़ चुके हैं, कौन सी थी वो? द फर्स्ट साइट ऑफ डाइजेशन इन आवर बॉडी, ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी के बाद अब ये सेकंड साइट ऑफ डाइजेशन के तौर पर स्टमक एक्ट करता है। स्टमक ये एक मस्क्यूलर बैग है, इट इज बेसिकली अ मस्क्यूलर बैग। तो ये मस्क्यूलर बैग ना सिर्फ ये साइट ऑफ डाइजेशन है बल्कि इट ऑल्सो इंश्योर्स द स्टोरेज ऑफ फूड वाइल ईटिंग। हम लोग खाना खाते हुए कई दफा 15 मिनट 20 मिनट आधे आधे घंटे तक खाना खाते रहते हैं ना, और कुछ लोग जल्दी जल्दी भी खा जाते हैं। तो हम जब ये मुसलसल यूं खाना खा रहे होते हैं तो वो जा जाकर यहां पर स्टोर हो जा रहा है। हम ओरल कैविटी में तो ज्यादा देर तक प्रोसेस करते नहीं है, तो वो जाकर कहां पे फेंकते जा रहे हैं उसको? स्टमक में। तो स्टमक ऐसा ऐसा उसको स्टोर भी कर रहा होता है। तो इट इज अ मस्क्यूलर बैग। ये ना सिर्फ डाइजेस्ट करेगा फूड को बल्कि उसको स्टोर भी करेगा। प्रोवाइड टेम्परेरी स्टोरेज, ये कोई परमानेंटली स्टोर नहीं करता फूड को, इट प्रोवाइड्स टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फूड, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फूड को ये इंश्योर कर रहा है। ठीक है भाई, अच्छा, तो आमतौर पर इसको, इसकी शेप को कहा जाता है, इट इज जे शेप, इट इज जे शेप। जैसे आप देख रहे हैं कि ऐसे कर्व सी बनी हुई है ना इसके अंदर, जैसे जे के अंदर कर्व होती है, तो नॉर्मली इट इज कॉल्ड एज जे शेप। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप बहुत ज्यादा खा जाएंगे, वोरेशियस ईटिंग करेंगे, फुल जब भर जाएगा तो इसकी शेप थोड़ी सी एबनॉर्मल हो सकती है, पूरी जे ना रहे, थोड़ा सा ये फूल जाएगा, हो सकता है ये ओ से एग्जाम्पल करना शुरू कर दे, लेकिन वैसे ये जे शेप स्ट्रक्चर कहलाता है आमतौर पर। जब भी आपसे ये किसी अल्फाबेट से इसके एग्जाम्बलेंस पूछी जाए तो आपने इसको जे शेप ऑर्गन कहना है। दिस जे शेप ऑर्गन, इसकी लोकेशन क्या है, कहां पर लोकेटेड है? सो दिस जे शेप ऑर्गन इज लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी।
अब आगे जितना भी जीआईटी का पार्ट है वो सारे का सारा एब्डोमिनल कैविटी में, बस ये हेड रीजन में थोड़ा सा हिस्सा था, नेक से आपने देखा वो इसोफेगस पास होता हुआ और फिर थोरेसिक कैविटी में से सिर्फ इसोफेगस ही गुजरा, बाकी और कुछ नहीं। अब बाकी सारे का सारा जीआईटी एब्डोमिनल रीजन के अंदर मौजूद होगा। एब्डोमिनल रीजन में इसकी लोकेशन क्या होगी? तो एब्डोमिनल रीजन में इसकी लोकेशन आप बताएंगे कि इट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड ऑफ अपर क्वाड्रेंट। ठीक है, यानी ये लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट के अंदर ये मौजूद है। क्वाड्रेंट मैंने कल पहले लेक्चर के अंदर आपको ये बात समझाई थी। क्वाड्रेंट ये हमने एब्डोमिनल कैविटी को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। ठीक है, तो इसमें एक पार्ट इसका जो लेफ्ट साइड पर है और ऊपर वाले हिस्से में उसको लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट कहा है, वहां पर ये लोकेट करता है। ठीक हो गया? अच्छा, तो वहां पर ये डायफ्राम के बिल्कुल नीचे मौजूद है। इट इज प्लेस्ड जस्ट बिलो द डायफ्राम, जस्ट बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम के बिल्कुल ये नीचे मौजूद है, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। डायफ्राम जो कि एक मस्क्यूलर शीट है दैट सेपरेट्स thoracic cavity with abdominal cavity। तो ये डायफ्राम के बिल्कुल नीचे मौजूद है। ठीक है, तो एक तरफ ये कनेक्टेड है विद इसोफेगस और दूसरी तरफ ये कनेक्टेड होगा विद स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका इंटीरियर एंड यहां पर हम टर्म यूज करेंगे इंटीरियर। देखो इस स्टमक की ये साइड इंटीरियर है, तो इंटीरियर एंड is connected with esophagus, और जबकि इसका पोस्टीरियर एंड वो किसके साथ कनेक्टेड है? द पोस्टीरियर एंड इज कनेक्टेड विद द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट इसके साथ कनेक्टेड है? ड्यूडेनम। तो पोस्टीरियर एंड इज कनेक्टेड with duodenum, that is the part of the small intestine। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ इसका पोस्टीरियर एंड कनेक्टेड है। अच्छा, जैसे यहां पर आपको अभी बताया था कि इसोफेगस और स्टमक के जंक्शन के ऊपर इस जगह पर एक स्फिंक्टर मौजूद था, दैट स्फिंक्टर इज नोन एज कार्डियक स्फिंक्टर। हियर इज द कार्डियक स्फिंक्टर। बिल्कुल इसी तरह से एक स्फिंक्टर आपको ये यहां पर भी दिखाई दे रहा है स्टमक और ड्यूडेनम के जंक्शन के ऊपर। तो ये एक और स्फिंक्टर है, दिस इज कॉल्ड एज कार्डियक स्फिंक्टर या लोअर इसोफेजियस स्फिंक्टर भी इसे कहते हैं, अभी मैंने बताया। और जबकि जो इस जगह पर आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये पाइलोरिक स्फिंक्टर कहलाएगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर। अच्छा, अब देखो स्टमक जो कि एक मस्कुलर बैग था, इसके अंदर वैसे तो ये पूरी एक हॉलो कैविटी है। इसकी जो अंदर की कैविटी होती है उसको कहते हैं ल्यूमेन। तो इस ल्यूमेन को हम डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट रीजन्स में। यहां पर कोई ऐसे यहां पे पर्टिकुलरली कोई पार्टीशंस नहीं बनी हुई, बट हम इसको मुख्तलिफ रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, नेम कर सकते हैं। जी जैन, क्या कह रहे हैं आप? सर, जिस तरह हमने लंग्स में पढ़ा था कार्डियक नोच के बारे में, जो हार्ट की वजह से होती है, जिसकी वजह से लेफ्ट लंग जो होती है उसका एक लोब कम होता है, तो यहाँ जो स्टमक है तो इसका तो कार्डियक नोच लिखा हुआ है, तो ये भी हार्ट की वजह से होता है कि डायफ्राम थोड़ा बेंड होता है, जिसकी वजह से स्टमक थोड़ा बेंड होता है यहाँ से। बिल्कुल ये कहा जा सकता है, ये डायफ्राम इस जगह से थोड़ा सा बेंड होता है और ये वही कार्डियक नोच, क्योंकि वो जो हार्ट की एपेक्स होती है ना, वो इसी जगह पर आके खत्म हो रही होती है। तो ये उसी रेफरेंस से इसको कार्डियक नॉच कहा गया। बिल्कुल, ग्रेट। अच्छा, तो इसके रीजन्स हम आपको पॉइंट आउट करते हैं। देखें, तो रीजन्स इसके मैंने आपको बताया कि बीच में कोई पार्टीशंस नहीं बनी हुई, लेकिन वैसे इसको अलग अलग रीजन्स में नेम किया जाता है ताकि डिस्कशन में आसानी रहे, हम पॉइंट आउट कर सकेंगे इसका फला रीजन ऐसे करके। तो इसमें जो रीजन्स आपको नजर आ रहे हैं वो रीजन्स, ये 5 रीजन्स है: कार्डिया, फंडस, बॉडी, पाइलोरस और पाइलोरिक एंट्रम। तो इसमें देखो सबसे पहला जो रीजन है कार्डिया, ये बिल्कुल इसोफेगस जहां पे आके कनेक्ट हो रहा है उस रीजन को कार्डिया कहा है।
यानी इट सराउंड्स द सुपीरियर ओपनिंग ऑफ द स्टमक। देखो अभी वर्ड मैंने इंटीरियर यूज किया था, तो इसको इंटीरियर भी कह सकते हैं, सुपीरियर भी कह सकते हैं। ये दोनों वर्ड्स यहां पर यूज किए जाते हैं, सुपीरियर या फिर एंटीरियर। तो इंटीरियर ओपनिंग को जो हिस्सा उस साइड पर मौजूद है उसको सराउंड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कार्डिया। उसके बाद फिर फंडस। तो फंडस क्या, इट इज द राउंडेड ऑफ इन गैस फिल्ड पोर्शन सुपीरियर टू एंड लेफ्ट टू द कार्डिया। देखो सुपीरियर साइड पर मौजूद है, कार्डिया के ऊपर है, और ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर होगा, इसे कहते हैं फंडस। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब हम लोग खा रहे होते हैं ना, तो वो स्टमक में दाखिल होता जा रहा है, तो वो इस हिस्से के अंदर मोस्टली फूड आकर गिर रहा होता है। तो ऊपर का पोर्शन स्टमक का अमूमन खाली रहता है। अगर आपने बहुत ज्यादा पेट भर के नहीं खाया ना, कोई दावत अटेंड नहीं की, तो ये ऊपर वाला हिस्सा यूं खाली रहेगा। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा खाली होता है, जिसमें अमूमन गैसेस सी मौजूद होती हैं, और वो पास का हम यूं डकार मारते हैं तो वो गैस बाहर भी निकलती है। सो दैट पार्ट ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड एज द फंडस। ठीक है, तो ये गैस फिल्ड रीजन है, ये सुपीरियर होगा टू द कार्डिया और लेफ्ट साइड टू द कार्डिया, ये इसकी लोकेशन बनेगी। ये देखो, ये जितने भी पॉइंट्स बता रहे हैं ना, ये एमसीक्यूज में ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। अगर आपको ये सारे पैरामीटर्स इसके याद होंगे तो बड़ी आसानी से जो भी कोई एमसीक्यू यहां से पूछा जाएगा आप उसका आंसर कर सकेंगे। जब बॉडी इसका सबसे मेजर पार्ट है। बॉडी, इट इज द लार्ज सेंट्रल पोर्शन। ठीक है, इट इज इंफीरियर टू द फंडस, फंडस से नीचे मौजूद है। ठीक है, इंफीरियर का मतलब है डाउनवर्ड, तो ये फंडस से नीचे की तरफ जो मेजर पार्ट है स्टमक का, दैट इज कॉल्ड एज बॉडी। अच्छा, फिर उसके बाद पाइलोरस, दिस पोर्शन, दिस एरिया कनेक्ट्स द स्टमक टू द डुओडेनम। ये बिल्कुल डुओडेनम के साथ जो एरिया इसका कनेक्ट कर रहा है, ये पाइलोरस कहलाएगा, विच इज डिवाइडेड इनटू पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल, और इसके साथ साथ पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, जैसे पाइलोरिक एंट्रम, ये आप देख रहे हैं, ये इट इज द लोअर एंड डिस्टल पार्ट अबव द डुओडेनम, पाइलोरिक एंट्रम, और इसके बाद फिर ये पाइलोरिक कैनाल आ जाती है, और उसके बाद फिर ये पाइलोरिक स्फिंक्टर इस पॉइंट के ऊपर मौजूद है। तो ये सारे पाइलोरस के अंदर इंक्लूड होते हैं ये पार्ट्स। अच्छा, ना सिर्फ ये स्टमक को इस तरह से हमने ये डिवाइड किया हुआ है, मैंने आपको कहा था इसमें कोई प्रॉपर चैम्बर्स नहीं बने, वैसे ये लोकेशन के लिहाज से उसको हमने नाम दिया है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम एक्सटर्नली देखें तो स्टमक चूंकि यूं एक कर्व्ड स्ट्रक्चर था ना, तो इसके अंदर आपको ये दो किस्म के कर्वेचर्स बने हुए नजर आ रहे हैं। एक कर्वेचर ये लेसर कर्वेचर है, और एक ग्रेटर कर्वेचर है। कर्वेचर मीन्स ऐसे कर्व बनी हुई है ना, तो ये लेसर कर्वेचर छोटी कर्व बन रही है, और ये ग्रेटर कर्वेचर ये बड़ी कर्व बन रही है। एनाटॉमिकली आपसे अगर पूछा जाए कि लेसर कर्वेचर किस साइड पर है स्टमक में, मीडियली प्रेजेंट है या डॉर्सली, ये लेटरली प्रेजेंट है, व्हाट डू यू थिंक? लेसर कर्वेचर किस साइड में? तो ये मीडियल साइड बनती है, ये लेटरल साइड बनती है इसकी। ठीक है, दिस इज लेटरल, और ये साइड इसकी मीडियल साइड बनेगी। तो मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर्स ऑफ द स्टमक आर कर्व्ड, फॉर्मिंग द लेसर एंड ग्रेटर कर्वेचर। तो जो ग्रेटर कर्वेचर है, इट फॉर्म्स द लॉन्ग, ऐसे लॉन्ग कॉन्वेक्स लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्टमक। ये लॉन्ग होगा, कॉन्वेक्स होगा लेटरल बॉर्डर। ठीक है, इसको ग्रेटर कर्वेचर कहा गया। अराइजिंग एट द कार्डियक नॉच, ये इस जगह से स्टार्ट हो रहा है। इट आर्चेस बैकवर्ड एंड पासिस इंफीरियरली टू द लेफ्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये नीचे की तरफ आ रहा है, जबकि इट कर्व्स द राइट टू द राइट साइड एज इट कंटिन्यूज मीडियली टू रीच द पाइलोरिक एंट्रम। इस तरह से ये राइट साइड पर आएगा और नीचे डाउनवर्ड कंटिन्यू रहेगा टू द पाइलोरिक रीजन। इस कर्वेचर को नाम दिया गया ग्रेटर कर्वेचर। लेकिन इसके बरक्स जो लेसर कर्वेचर आप देख रहे हैं, इट फॉर्म्स अ शॉर्टर कनकेव, वो कॉन्वेक्स था और ये थोड़ा सा कनकेव शेप शो कर रहा है। कनकेव मीडियल सरफेस ऑफ द स्टमक, ये मीडियल साइड पर प्रेजेंट है। ठीक है जी, तो ये आपने स्टमक का जब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बताना, उसमें ये वाले पैरामीटर्स बताने कि स्टमक जे शेप स्ट्रक्चर है, एक एंड उसका इसोफेगस से कनेक्टेड, दूसरा इससे इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है, और इसमें दो कर्वेचर्स बने हुए नजर आ रहे हैं। ये
एक्चुअली इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के पैरामीटर्स हैं। और इंटरनली ल्यूमेन ऑफ द स्टमक इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, तो उसके अंदर फिर आपने ये वाले पार्ट्स बताने, कार्डिया, फंडस, बॉडी, पाइलोरस, ये सारे वो ल्यूमेन ऑफ द स्टमक जिसको हमने स्टमक कैविटी का नाम दिया है, उसके ये रीजन्स थे। ठीक हो गया भाई। अच्छा, तो स्टमक वॉल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक वॉल, स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक वॉल, तो स्टमक वॉल का स्ट्रक्चर ये एज कंपेयर टू द अदर रीजन्स ऑफ द जीआईटी थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड है। वो स्पेशलिटी आपको सिर्फ और सिर्फ मस्क्यूलरिस रीजन के अंदर नजर आएगी। जैसे आप देख रहे हैं, एज इन अदर पार्ट्स ऑफ द जीआईटी यू हैव ऑब्जर्व 4 लेयर्स इन द वॉल, बिल्कुल इसी तरह से यहां पर स्टमक वॉल के अंदर भी ओवरऑल तो 4 लेयर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, लेकिन इसकी मस्कुलरिस के अंदर एक एडिशनल लेयर मौजूद होती है। इसमें अगर हम इसको अलग अलग लेयर्स को ऑब्जर्व करें तो सबसे इनर मोस्ट आपको ये म्यूकोजा नजर आ रहा है। दिस इज द इनर मोस्ट म्यूकोजा, दिस इज इनर मोस्ट। ये म्यूकोजा बाकी रीजन के म्यूकोजा से भी थोड़ा सा स्पेशलाइज है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। अभी आपको दिखाते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की वजह से ये म्यूकोजा बाकी जीआईटी के म्यूकोजा से थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाता है। उसके बाद फिर ये सब म्यूकोजा जो सेकेंड लेयर है, और सब म्यूकोजा से बाहर की तरफ आए तो फिर मस्कुलरिस रीजन आ जाता है। तो इसका जो मस्कुलरिस पार्ट है, यहां पर इसकी वॉल को हम थोड़ा सा और मैग्नीफाई करके देखते हैं तो हमें ये नजर आएगा। देखो, ये इसकी मस्कुलरिस नजर आ रही है। तो मस्कुलरिस रीजन, उसके अंदर 3 लेयर्स है मसल्स की। हमने बाकी रीजन्स के अंदर 2 लेयर्स पढ़ी थी, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर, ये तो बाकी रीजन्स में भी मौजूद है जीआईटी में। और इसमें एक और लेयर ऑब्लिक लेयर है। तरतीब के लिहाज से आपने इसको याद रखना है, समटाइम एमसीक्यूज में ये सीक्वेंस पूछा जाता है। लॉन्गिट्यूडनल लेयर ये आउटर साइड पर प्रेजेंट होगी, आउटर साइड पर, और सर्कुलर लेयर दरमियान में, और ऑब्लिक लेयर अंदर की तरफ। यानी जैसे अभी मैंने आपको वो बताया था ना कि म्यूकोजा, म्यूकोजा के बाद सब म्यूकोजा, और सब म्यूकोजा के बाद फिर ये जो मस्कुलरिस शुरू होगी, तो पहली लेयर इसमें आएगी ऑब्लिक, फिर सर्कुलर, और फिर लॉन्गिट्यूडनल। असल में इन लेयर के अंदर जो मसल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये सारे स्मूथ मसल्स हैं। याद रखो यहां पे कौन से मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स। तो इन स्मूथ मसल्स के सेल्स की ओरिएंटेशन की वजह से ये स्मूथ मसल्स यहां पर प्रेजेंट हैं। तो स्मूथ मसल्स के जो सेल्स होते हैं उनकी ओरिएंटेशन की वजह से इनको ये नाम दिए हैं। आप देखो, लॉन्गिट्यूडनल जो लेयर होती है वहां पर स्मूथ मसल्स के सेल्स अलोंग द लेंथ ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन सर्कुलर लेयर के अंदर जो स्मूथ मसल्स के सेल्स होंगे वो अलोंग द डायमीटर ओरिएंटेड होते हैं, और जबकि ऑब्लिक लेयर में ये डायगोनली प्रेजेंट होंगे, इस वजह से इसको ऑब्लिक लेयर कहा है। और इसी की वजह से यहां पर कुछ स्पेशल किस्म की पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी हमें नजर आती है, जिसको मिक्सिंग वेव्स या चर्निंग वेव्स कहते हैं। सही। अच्छा, फिर उससे बाहर एज यूजुअल जो बाकी रीजन्स ऑफ जीआईटी में हमें पढ़ा था सिरोजा, वो यहां पर भी आपको दिखाई देगा। अच्छा, इसमें एक तो स्पेशलिटी आपने ऑब्लिक लेयर की शक्ल में देखी, दूसरी स्पेशलिटी आपको यहां म्यूकोजा में दिखाई दे रही है इन द फॉर्म ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। देखो, म्यूकोजा के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये इस तरह के ट्यूबुलर ग्लैंड्स आपको नजर आ रहे हैं। बेसिकली एक गैस्ट्रिक ग्लैंड ये एक किस्म का एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड ये बेसिकली इसको क्लासिफाई किया जाता है एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन का मतलब होता है कि इस ग्लैंड के अंदर कोई डक्ट प्रेजेंट होती है जिसके जरिए अपनी सीक्रीशंस को ये टारगेट पर पहुंचाता है। तो ये बुनियादी तौर पर एक एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर पहचाना जाता है। लेकिन इसके अंदर एंडोक्राइन सेल भी प्रेजेंट होते हैं, एंडोक्राइन सेल जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं। लेकिन इन जनरल गैस्ट्रिक ग्लैंड को एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर डिक्लेयर नहीं किया जाता, लेकिन इसको चूंकि ज्यादातर पोर्शन इसका एक्सोक्राइन है तो इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड ही कहा जाएगा। इसका जो एंडोक्राइन सेल होगा वो अभी पॉइंट आउट करते हैं, वो अलग से अपनी सीक्रेशन को टारगेट पे पहुंचाएगा। तो इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से कि ये ट्यूबुलर होते हैं, अंदर इसके ट्यूब बनी होती है जिसको डक्ट कहा जाता है, गैस्ट्रिक डक्ट। और ये इसका जो डिस्टल रीजन है, यानी
जो ल्यूमेन वाली साइड है ना, इस तरफ स्टमक की ल्यूमेन नजर आ रही है, ल्यूमेन यानी कैविटी ऑफ द स्टमक। तो ल्यूमेन वाली साइड पर जो इसका एंड होगा, इस एंड को कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड। दिस एंड इज नोन एज प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल एंड। और जबकि इसका जो एंड सब म्यूकोजा वाली साइड पर है उसको कहते हैं डिस्टल एंड, उसे डिस्टल एंड कहते हैं। देखो ये भी एनाटॉमिकल टर्म्स हैं। प्रॉक्सिमल एंड अमूमन उस चीज को कहते हैं जो कि स्टार्टिंग एंड हो किसी चीज का, या समटाइम हम प्रॉक्सिमल एंड की टर्म यूज कर रहे होते हैं बोन्स के रेफरेंस में, कि बोन का वो एंड जो मीडियल लाइन की तरफ हो उसको प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं, जो उससे अवे हो तो उसको डिस्टल एंड कहते हैं। बोन्स में भी ये टर्म्स यूज की जाती हैं। या प्रॉक्सिमल का मतलब होगा स्टार्टिंग और डिस्टल का मतलब होता है एंडिंग, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल एंड कौन सा वाला एंड है, जो ल्यूमेन की तरफ है, और डिस्टल एंड जो सबम्यूकोजा की तरफ है। अमूमन ये डिस्टल एंड पर आपको ये ग्लैंड्स यूं बाइफोर्केट होते हुए नजर आएंगे, ब्रांच बनाते हुए नजर आएंगे, ठीक है। अक्सर ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में यूं ब्रांचेस बनी हुई होती हैं एट द डिस्टल एंड, जैसे ये नजर आ रहा है आपको। अच्छा, तो इसका जो एंड ल्यूमेन वाली साइड पर है, प्रॉक्सिमल एंड, वहां पर इसकी डक्ट ओपन हो रही होती है। दिस ओपनिंग ऑफ द डक्ट इज नोन एज गैस्ट्रिक पिट्स। ये आपको नजर आ रहे हैं छोटे छोटे सुराख, जिनके जरिए गैस्ट्रिक ग्लैंड की जो सेंट्रल डक्ट है वो आकर ओपन हो रही है इन द ल्यूमेन ऑफ द स्टमक। दिस इज नोन एज गैस्ट्रिक पिट। इसको गैस्ट्रिक पिट कहा जाता है, गैस्ट्रिक पिट। इसके जरिए जो भी गैस्ट्रिक सीक्रेशंस होंगी वो यहां पर स्टमक के ल्यूमेन के अंदर रिलीज होंगी। अच्छा, इस गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर 3 किस्म के एक्सोक्राइन सेल्स पाए जाते हैं और एक इसमें एंडोक्राइन सेल मौजूद है। वो जो एंडोक्राइन सेल की सिक्रेशन भी मैं पॉइंट आउट करूंगा, वो गैस्ट्रिक जूस का कंपोनेंट नहीं होगा, वो आगे चलकर मैं पॉइंट आउट करता हूं, ठीक है। 3 किस्म के जो एक्सोक्राइन सेल्स हैं, पहले उसको जरा नोट करें। सबसे पहले इसमें देखो यहां पर ये जो ग्लैंड के सेल्स होते हैं ना, इनको एपिथेलियल सेल्स कहा जाता है। एपिथेलियल सेल्स ऑफ द स्टमक, या इसको आप यूं कह लें, इसको स्टमक को आप गैस्ट्रिक ग्लैंड कह लें, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन टाइप्स। इसमें से 3 जो है वो एक्सोक्राइन है इन 4 मेन टाइप्स में। 3 आर एक्सोक्राइन, 3 आर एक्सोक्राइन, और इसमें से एक एंडोक्राइन है, 1 इज एंडोक्राइन। एंडोक्राइन से मतलब कि उसमें उसकी जो सिक्रेशन किसी डक्ट के जरिए नहीं ट्रांसपोर्ट होगी, बल्कि ब्लड के जरिए ट्रांसपोर्ट होगी, और वो हार्मोन सिक्रेटिंग होता है। एंडोक्राइन का मतलब हार्मोन सिक्रेटिंग, और एक्सोक्राइन मींस जिसमें से अदर सिक्रेशंस रिलीज हो। तो इसमें जो फर्स्ट टाइप आप देख रहे हैं, द फर्स्ट टाइप, ये म्यूकस सेल्स कहलाते हैं, सरफेस म्यूकस सेल्स। जो फर्स्ट टाइप है उसको क्या कहते हैं, सरफेस म्यूकस सेल्स, which produce म्यूकस। इससे एक सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है, म्यूकस। अभी आपने ओरल कैविटी में भी म्यूकस देखा था ना, उसके अंदर म्यूसिन मौजूद होता है, जो कि एक लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने वाला एजेंट भी है, और ये स्टमक लाइनिंग को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ HCl और पेप्सिनोजन के इफेक्ट से। ये म्यूकस उसको प्रिवेंट करता है। तो ये जो सरफेस म्यूकस सेल्स होते हैं, दे आर एक्चुअली लाइन एट द सरफेस एज वेल एज एट द बॉर्डर ऑफ द गैस्ट्रिक पिट। ये जो गैस्ट्रिक पिट का एरिया है ना, ये इस जगह पर आपको ये सरफेस म्यूकस सेल नजर आएंगे। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि सरफेस म्यूकस सेल या ये जो म्यूकस सेल्स होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड में कहां मौजूद हैं, तो आपने कहना है दे आर प्रेजेंट एट द प्रॉक्सिमल एंड, क्योंकि प्रॉक्सिमल एंड पर ही गैस्ट्रिक पिट है और उसके अतराफ में उसके जो बॉर्डर्स हैं उसके ऊपर ये आपको मिलेंगे। उसकी बड़ी खास वजह है, ये इधर ही क्यों है, ये नीचे की तरफ क्यों नहीं है। असल में ये जो म्यूकस सीक्रेशंस होती है ना स्टमक के अंदर, ये बाकी सीक्रेशन से पहले रिक्वायर्ड होती हैं, लिहाजा ये सेल्स यहां पर प्रॉक्सिमल एंड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ताकि जैसे ही गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टिमुलेट और उससे सीक्रेशंस निकलने लगे तो ये वाली सीक्रेशन क्विकली रिलीज होकर स्टमक की इनर सरफेस पर एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग बना दें। जो स्टमक की इनर सरफेस होती है ल्यूमेन, उसके ऊपर ये म्यूकस एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग फॉर्म करेगा,
और ये प्रोटेक्टिव लाइनिंग फिर इसको HCl और बाकी जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं इसके उससे प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये रीजन भी समटाइम हम पूछते होते हैं कि व्हाई म्यूकस सेल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड या एट द बॉर्डर ऑफ द गैस्ट्रिक पेड, ये क्यों मौजूद होते हैं? तो रीजन आपने ये कोट करना है कि ये इसकी सीक्रेशन पहले रिक्वायर्ड है और ये चूंकि प्रोटेक्टिव लाइनिंग बनाता है तो इस वजह से ये इस रीजन में प्रेजेंट है। दूसरे जो टाइप के सेल्स हैं वो हैं पेराइटल या इनको ऑक्सेंटिक सेल्स कहा जाता है, पेराइटल या ऑक्सेंटिक सेल्स। दीज सेल्स प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अभी इसका रोल आप देखेंगे, ये पीएच को मेंटेन करेगा। इसके साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एक और सब्सटेंस भी इन सेल से रिलीज होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर। इसका भी रोल अभी मैं आगे पॉइंट आउट करता हूं, ये आगे विटामिन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। सो पेराइटल या ऑक्सेंटिक सेल ये आगे अगले रीजन के अंदर मौजूद होंगे, स्पेशली ये जो नेक पोर्शन है इसका, उस जगह पर आपको ये नजर आ रहे हैं। ये यहां से देखो, इसको मैग्नीफाई करके दिखाया ना, तो ये जो नेक पोर्शन होता है वहां पर ये पेराइटल सेल मौजूद है। नेक का मतलब है कि जहां से गैस्ट्रिक ग्लैंड यो डिवाइड कर रहा है, ब्रांच बना रहा है, उसको नेक पोर्शन कहा जाता है। तो अमूमन उस साइड पर ये पेराइटल या ऑक्सेंटिक सेल्स मौजूद हैं दैट सीक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। अच्छा, तीसरे काइंड के जो सेल्स यहां पर एक्सोक्राइन नेचर के तीसरे काइंड के सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, वो है चीफ सेल्स। इनको जिमोजेनिक सेल्स भी कहा जाता है या जिमोजेन सेल्स भी कहते हैं। इनको मास्टर सेल्स भी कहा जाता है, मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। ये बहुत अहम सेल्स हैं। दे सीक्रीट पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन जो कि एक इनएक्टिव स्टेट है एक एंजाइम की, पेप्सिन एंजाइम की, ये इनएक्टिव स्टेट है। ये चीफ सेल से ये सब्सटेंस सीक्रेट होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ एंडोक्राइन सेल जो मैंने आपको बताया था इसके अंदर मौजूद होते हैं। ये आपको नजर आ रहा है एंटेरो एंडोक्राइन सेल। ठीक है, या इसको गैस्ट्रिक एंडोक्राइन सेल भी कहा जाता है, एंटेरो एंडोक्राइन सेल या फिर इसको गैस्ट्रिक एंडोक्राइन सेल। ये आपको बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पर नजर आ रहे हैं, गैस्ट्रिक। देखो गैस्ट्रिक वर्ड जहां पर भी यूज हो तो इसका मतलब है स्टमक। ये स्टमक के साथ ये वर्ड रिलेट कर रहा होता है, जैसे कार्डियक वर्ड हम हार्ट के साथ रिलेट करते हैं ना, तो इसी तरह से गैस्ट्रिक वर्ड स्टमक के साथ रिलेट किया जाता है। तो गैस्ट्रिक एंडोक्राइन, गैस्ट्रिक एंडोक्राइन सेल्स, इनसे एक हार्मोन सीक्रेट होना है, दैट हार्मोन इज नोन एज गैस्ट्रिन। ये हार्मोन कंट्रोल करेगा सीक्रेशंस को, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड की सीक्रेशंस हैं इनको ये कंट्रोल करेगा। गैस्ट्रिन का मोड ऑफ एक्शन अभी आगे चलकर आपको पॉइंट आउट करेंगे कि किस तरह से गैस्ट्रिन रेगुलेट कर रहा होता है सीक्रेशंस को। लेकिन गैस्ट्रिन यहां से प्रोड्यूस होने के बाद इस डक्ट के अंदर नहीं आता। याद रखो, गैस्ट्रिन एक हार्मोन है और हार्मोन कभी भी डक्ट के जरिए फ्लो नहीं करते, ये यहां से ब्लड में दाखिल हो जाएगा और ब्लड से मूव करते हुए ये अपने टारगेट पर आता है। हालांकि टारगेट भी इसका करीब ही है, यानी ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं यही इसका टारगेट है, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए ये ब्लड के जरिए ये यहां पर अपने टारगेट पे पहुंचेगा। ठीक है भाई, तो हमें ये बात समझ में आई कि भाई इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 3 किस्म के सेल्स हैं जिनकी सिक्रीशंस गैस्ट्रिक जूस कहलाएंगी। ये एंडोक्राइन सेल की सिक्रीशन गैस्ट्रिन, इसको गैस्ट्रिक जूस का पार्ट नहीं कहना। ठीक है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ये जरा ध्यान रखिएगा। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का मतलब होता है कि वो तमाम सीक्रेशन जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलेंगी उनको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। तो उस गैस्ट्रिक जूस का ये कंपोनेंट नहीं है। गैस्ट्रिक जूस असल में ये एक्सोक्राइन सीक्रेशंस को कहा जाता है। हालांकि ये हार्मोन खुद भी तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से ही प्रोड्यूस हुआ है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड की सीक्रेशन में इसको इंक्लूड किया जा सकता है, बट नॉट इन द गैस्ट्रिक जूस। जब भी आपसे ये पूछा जाए ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन गैस्ट्रिक सीक्रेशंस, तो गैस्ट्रिक सीक्रेशंस में ये भी इंक्लूड होगा कि ये भी एक किस्म की सीक्रेशन है, बट ये गैस्ट्रिक जूस में इंक्लूड नहीं होगा। जब टिपिकली ये वर्ड यूज किया जाए गैस्ट्रिक जूस, तो इसका मतलब होगा कि अदर देन गैस्ट्रिन बाकी सारे कंपोनेंट जैसे पेप्सिनोजेन था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इंट्रिंसिक फैक्टर और वो जो म्यूकस आपने देखा, वो सारे मिलकर गैस्ट्रिक जूस को कंपोज कर रहे हैं। ठीक है भाई, ये सारी बातें समझ में आ गई आपको। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक, आपने डिटेल के साथ स्ट्रक्चर मुलाहिजा कर लिया। अब हम आते हैं इसके फंक्शन की तरफ। स्टमक का फंक्शन क्या है? ठीक है, फंक्शन ऑफ द स्टमक, ये दूसरा एस्पेक्ट है इसका।
फंक्शन ऑफ स्टमक। अच्छा, स्टमक मैंने जैसे बताया था कि ये डाइजेशन की मेन साइट है, इसका मेन काम डाइजेशन परफॉर्म करना है। और यहां पर डाइजेशन दो फेजेस में परफॉर्म होगा। यहां पर मैकेनिकल डाइजेशन भी होगा, मैकेनिकल डाइजेशन, और इसके साथ साथ मैकेनिकल डाइजेशन के साथ साथ मैकेनिकल डाइजेशन के साथ साथ ये केमिकल डाइजेशन भी परफॉर्म करता है, केमिकल डाइजेशन। अच्छा, मैकेनिकल डाइजेशन यहां पर कैसे हो रहा है? तो मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं मिक्सिंग वेव्स बाय मींस ऑफ मिक्सिंग वेव्स। मिक्सिंग या इसको चर्निंग वेव्स भी कहा जाता है, मिक्सिंग और चर्निंग वेव्स। ये मिक्सिंग या चर्निंग वेव्स स्पेशल पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी है जिसके अंदर स्पेशली ऑब्लिक मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। इनकी वजह से ये इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है कि उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो भी बोलसेस आ रहे होते हैं स्टमक के अंदर, वो डाइजेस्टिव सिक्रीशंस के साथ मिक्सअप हो रहे होते हैं और टूट रहे होते हैं, और टूट टूट के वो बोलसेस कन्वर्ट हो रहे होते हैं इनटू अ थिक पेस्ट लाइक फॉर्म। और वो जो थिक पेस्ट लाइक फॉर्म बनती है उसको कहते हैं काइम। ठीक है, तो बाय मींस ऑफ मिक्सिंग या चर्निंग वेव्स बोलसेस आर ट्रांसफॉर्म इनटू, जो बोलसेस यहां पर आकर गिरे थे तो दोज बोलसेस आर ट्रांसफॉर्म इनटू थिक पेस्ट लाइक फॉर्म। तो वो थिक पेस्ट लाइक फॉर्म कहलाती है काइम। शुरू में ये काइम थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी शो करता है, बट लेटर ऑन इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लाइट होती चली जाएगी। यानी पहले थोड़ा सा ये थिक किस्म का पेस्ट लाइक मटेरियल होता है, बाद में ये थोड़ा सा सॉफ्ट पेस्ट लाइक मटेरियल बन जाएगा, थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा जब इसके अंदर केमिकल डाइजेशन भी परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इनिशियली ये एक किस्म का पेस्ट थिक पेस्ट लाइक मटेरियल ये फॉर्म हो गया। तो थिक पेस्ट लाइक मटेरियल इज नोन एज काइम, जो कि बोलसिस के टूटने से बना। तो इस जगह पर मैकेनिकल डाइजेशन हुआ है। ठीक है ना, ये मैकेनिकल डाइजेशन इस पॉइंट पे हो रहा है। हियर इज द मैकेनिकल डाइजेशन। और इस मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर चर्निंग वेव्स या मिक्सिंग वेव्स इन्वॉल्व हुई हैं। अच्छा, शुरू में ये जो वेव्स थी ना, इनका पैटर्न डिफरेंट था जिसकी वजह से ये मैकेनिकल डाइजेशन हो रहा था। बट जब ये डाइजेशन यहां पे कंप्लीट हो जाएगा, केमिकल डाइजेशन भी कंप्लीट हो जाएगा, तो यहां पर जो पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, और उस पेरिस्टाल्सिस एक्टिविटी के चेंज होने के बाद फिर वो प्रोपल्जन वाली पेरिस्टाल्सिस परफॉर्म होगी, जिससे यहां पर मौजूद ये पार्शली डाइजेस्टेड फूड फिर आगे इंटेस्टाइन की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन पहले इन मिक्सिंग या चर्निंग वेव्स की वजह से फूड इंटेस्टाइन में नहीं जा रहा होता, आगे से वो जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो क्लोज होता है और वो अलाउ नहीं कर रहा होता आगे जाने के लिए। जब यहां डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो पाइलोरिक स्फिंक्टर बार बार ओपन होगा और फिर पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये काइम आगे इंटेस्टाइन में पहुंचना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मैकेनिकल डाइजेशन यहां पर इस तरह से हो रही थी। दूसरा यहां पर जो मेजर पार्ट है वो केमिकल डाइजेशन का है। तो केमिकल डाइजेशन यहां पर होगी बाय मींस ऑफ जूस, बाय मींस ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, यहां पर बाय मींस ऑफ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। तो ये जो गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस, इसकी कंपोजिशन क्या है? हमें इसका फंक्शन समझने के लिए पहले इसकी कंपोजिशन को नोट डाउन करना होगा कि गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन क्या है। तो गैस्ट्रिक जूस विच इज सिक्रीटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड से ये सिक्रीट होकर ये ल्यूमेन ऑफ द स्टमक के अंदर ये रिलीज होता है जूस, थ्रू द गैस्ट्रिक डक्ट्स, थ्रू गैस्ट्रिक पेट्स ये वहां पर रिलीज होगा, सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड रिलीज्ड इन ल्यूमेन ऑफ द स्टमक। तो ये ल्यूमेन ऑफ स्टमक के अंदर अब ये एक्टिविटी परफॉर्म होनी है, ल्यूमेन ऑफ स्टमक। अच्छा, तो अब यहां पर इसकी कंपोजिशन जरा मुलाहिजा कीजिए कि इसकी कंपोजिशन क्या है। गैस्ट्रिक जूस, इसके अंदर जो कंपोनेंट्स मौजूद है उसमें वाटर एंड म्यूकस शामिल है। ठीक है, नंबर 1 वाटर
वाटर रिलीज हो रहा होता है, और साथ नंबर 2 म्यूकस यहां पर रिलीज हो रहा है, म्यूकस। तो वाटर एंड म्यूकस ये सीक्रेशंस म्यूकस सेल से रिलीज हो रही होती हैं। जो म्यूकस सेल्स आपको बताए थे ना गैस्ट्रिक पेट के आसपास मौजूद थे, सबसे पहले ये वाली सीक्रेशंस रिलीज होंगी। और इसके अलावा इसमें मजीद जो कंपोनेंट्स मौजूद हैं, उन कंपोनेंट्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, HCl विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सेंटिक सेल, याद करें, ठीक है, ऑक्सेंटिक सेल। और चौथा कंपोनेंट है इसके अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर। और पांचवा कंपोनेंट गैस्ट्रिक जूस के अंदर पेप्सिनोजेन है, पेप्सिनोजेन। शुरू में ये पेप्सिनोजेन इनएक्टिव स्टेट में होगा, बाद में जब इधर पहुंच जाएगा तो ये एक्टिवेट होगा। कैसे एक्टिवेट होगा भी बताते हैं आपको। तो ये देखिए कि जो इसमें आपको नजर आ रहा है वाटर, वाटर तो एक किस्म का एक्वस मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। वाटर प्रोवाइड्स एन एक्वस मीडियम जिससे एंजाइमेटिक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होती है, एंजाइम और बाकी चीजें उसी के अंदर डिसॉल्व हो रहे होते हैं ना। तो वाटर प्रोवाइड्स एन एक्वस मीडियम, इट प्रोवाइड्स एन एक्वस मीडियम, provides an aqueous medium for enzymatic activity, aqueous medium। और म्यूकस, म्यूकस मैंने अभी आपको पॉइंट आउट किया था, म्यूकस बेसिकली ये प्रोटेक्टिव लाइनिंग फॉर्म करता है। लुब्रिकेशन भी इसका काम है, वो तो ऑलरेडी ऊपर से होती हुई आ रही थी। यहां पर इसका जो बुनियादी रोल है वो है प्रोटेक्टिव लाइनिंग, टू मेक प्रोटेक्टिव लाइनिंग, to make protective lining along the inner surface of the stomach, protective lining। तो ये protective lining along inner surface of stomach ये फॉर्म होती हैं, और इसकी वजह से इफेक्ट ऑफ HCl या फिर ये पेप्सिनोजेन ये मिनिमाइज हो जाएगा। आमतौर पर आपने सुना होगा कि खाना खाने के फौरन बाद कोई हार्ड एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, कोई हार्ड एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। स्विमिंग हार्ड एक्सरसाइज है, वो नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर आप खाना खाने के फौरन बाद इस तरह की कोई हार्ड एक्टिविटी करेंगे, वॉकिंग कर सकते हैं, वॉकिंग करनी चाहिए, ठीक है, बट हार्ड एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि म्यूकस लाइनिंग डिस्टरप्ट हो सकती है, और अगर ये म्यूकस लाइनिंग डिस्टरप्ट होंगी तो HCl, पेप्सिनोजेन ये स्टमक वॉल के ऊपर इफेक्ट करेंगे, उससे स्टमक के अंदर डैमेज आएगा, उसे कहते हैं अल्सर, अल्सर होने का अंदेशा है, ठीक है। तो इस वजह से कोई हार्ड एक्टिविटी ना करें, नॉर्मल एक्टिविटी जैसे वॉकिंग करें तो उससे बल्कि डाइजेशन और ज्यादा बेहतर होगा। तो ये म्यूकस है जिसने ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है हमें, इसी वजह से ये पहले सीक्रेट हो रहा था, और इसी वजह से इसके जो सेल्स थे वो गैस्ट्रिक पेट्स वाले एरिया में थे। अच्छा, फिर तीसरा कंपोनेंट है HCl। तो HCl, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। HCl इस सेंस में इंपॉर्टेंट है कि इसका जो प्राइमरी रोल होता है HCl का, इट्स प्राइमरी रोल इज टू मेंटेन द pH, ठीक है। इसके दो रोल कंसिडर किए जा सकते हैं, एक इसका प्राइमरी रोल होगा, प्राइमरी रोल, और दूसरा इसका एक सेकेंडरी रोल हम यहां पे अज्यूम कर सकते हैं, सेकेंडरी रोल। देखो इसका जो प्राइमरी रोल है वो क्या है, टू मेंटेन pH, टू मेंटेन pH। इसने pH को मेंटेन करना है, कितनी pH, 1 से 3 के अराउंड, ठीक है, तकरीबन 2.0 इसकी एवरेज pH होती है, और यही वो pH है विच इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन जो पेप्सिनोजेन की एक्टिवेटेड स्टेट है, उसकी एक्टिवेशन के लिए भी ये pH दरकार होती है, और उसकी फर्दर ऑप्टिमम एक्टिविटी के लिए भी यही pH दरकार है, जो कि HCl के जरिए मेंटेन होगी। आप अंदाजा करें कि वैसे HCl इतना कंसंट्रेटेड जो इतनी pH का है वो आपकी स्किन पे गिर जाए तो डैमेज कर देगा, लेकिन स्टमक के अंदर ये सीक्रेट हो रहा है और स्टमक डैमेज नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ द म्यूकस। अच्छा, HCl का सेकेंडरी रोल एज एंटीसेप्टिक भी एक्ट करता है, ये एज एंटीसेप्टिक,
एंटीसेप्टिक यानी अगर हमारे फूड के अंदर कोई माइक्रोब्स ऊपर से बच के नीचे आ गया, हालांकि मैंने आपको ओरल कैविटी के अंदर भी कुछ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज बताई थी ना, जैसे हमारे पास एंटीबॉडीज होती हैं सलाइवा में, लाइसोजाइम मौजूद होता है सलाइवा के अंदर, खुद वो जो सोडियम बाइकार्बोनेट था वो भी यहां पे मौजूद था। तो उनकी वजह से भी एंटीसेप्टिक रोल परफॉर्म हो रहा था, माइक्रोबियल किलिंग हो रही थी, और ये भी मजीद माइक्रोबियल किलिंग कॉज करेगा। तो ये इसका एक सेकेंडरी रोल है। अच्छा, इसका एक और सेकेंडरी रोल आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं एज एंटीसेप्टिक के साथ साथ, इट ऑल्सो स्टॉप्स द डाइजेशन ऑफ ओरल कैविटी, स्टॉप्स द डाइजेशन ऑफ ओरल कैविटी। वो जो ओरल कैविटी वाला डाइजेशन था ना, डाइजेशन ऑफ ओरल कैविटी, जो आपका भी बताया था इसोफेगस में भी वो कंटिन्यू था, अब वो यहां पर आकर स्टॉप हो गया। वजह क्यों स्टॉप हुआ होगा, गैस करें। पीएच चेंज हो गई है। पीएच चेंज हो गई है। यहां पर जो स्लाइवरी अमाइलेज था उसके लिए 6.8 पीएच दरकार थी, जबकि यहां पर 2.0 पीएच। तो बेचारा स्लाइवरी अमाइलेज जब इतनी ड्रास्टिक पीएच चेंज फेस करेगा तो आप इमेजिन करें उसके स्ट्रक्चर पे क्या असर होगा। आपने फर्स्ट ईयर के कोर्स में पीएच का इफेक्ट पढ़ा है, तो इतनी जो मेजर एक्सट्रीम चेंज होती है ऑप्टिमम पीएच के अंदर, वो डीनेचरेशन कॉज कर देती है। तो स्लाइवरी अमाइलेज अब यहां पे बचेगा नहीं, वो डीनेचर हो जाएगा। तो इस तरह से ये डाइजेशन यहां पे स्टॉप हो रहा है। इंट्रिंसिक फैक्टर जो यहां पे आपको पॉइंट आउट किया है, इंट्रिंसिक फैक्टर, तो इंट्रिंसिक फैक्टर ये इस जगह पर काम नहीं करता। इंट्रिंसिक फैक्टर यहां प्रोड्यूस शुरू होता है, बट ये आगे जाकर इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन होती है इंटेस्टाइन में, तो इंटेस्टाइन में इसकी एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करता है इंट्रिंसिक फैक्टर। ये ग्लाइकोप्रोटीन सब्सटेंस है, ये भी इसी जगह से प्रोड्यूस हो जाता है। वही जो ऑक्सेंटिक सेल या पेराइटल सेल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं HCl को, द सेम सेल्स आर द सोर्स ऑफ द इंट्रिंसिक फैक्टर। अच्छा, लास्ट कंपोनेंट इज द पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन एक प्रोटीएज टाइप का एंजाइम है। ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, उनको कहते हैं जिमोजेन ग्रेन्यूल्स। जिमोजेन ग्रेन्यूल्स की शक्ल में ये सिक्रीट होता है, बाय एक्सोसाइटोसिस ये रिलीज होगा वहां से, और ये ग्रेन्यूल्स इनएक्टिव पेप्सिनोजेन पर मुश्तमिल होते हैं। इनको कहते हैं जिमोजेन ग्रेन्यूल्स। ठीक है, शुरू में ये ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में, क्लस्टर की फॉर्म में मौजूद है, जिसे जिमोजेन ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। इनिशियली secreted in the form of Zimogen granules, in the form of Zimogen granules। ये granules की शक्ल में पहले ये सिक्रेट होगा, बट when it is reached in the stomach cavity, वहां पर एसिडिक पीएच में जब ये एक्सपोज होता है, तो पेप्सिनोजेन इन द स्टमक कैविटी, ठीक है, वहां पर जब ये स्टमक कैविटी में पहुंचेगा, तो स्टमक कैविटी में पहुंचकर इसका सामना होता है एसिडिक पीएच के साथ। तो वहां पर फिर ये जो पेप्सिनोजेन है, पेप्सिनोजेन, इट इज एक्टिवेटेड। पेप्सिनोजेन अपॉन एक्टिवेशन इट इज चेंज इनटू पेप्सिन। ये इसकी एक्टिवेटेड फॉर्म है। यानी यूं समझ लें कि जो पेप्सिनोजेन स्टेट थी, ये किसी एक किस्म की इसकी एपोएंजाइम स्टेट थी। एपोएंजाइम आपने टर्म पढ़ी है फर्स्ट ईयर में। एपोएंजाइम एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें एंजाइम इनएक्टिव होता है, तो ये इनएक्टिव एंजाइम था, इनएक्टिव एंजाइम, ये इसकी इनएक्टिव स्टेट है। और जबकि पेप्सिन इसकी एक्टिव स्टेट है, यानी एक किस्म का ये होलो एंजाइम बन गया, होलो एंजाइम ये फॉर्म हो गया है, ये इसकी एक्टिव स्टेट कहलाएगी। और इसको एक्टिव करने के लिए स्टिमुलस क्या था, तो एक्टिवेशन इज कैरिड आउट बाय एसिडिक पीएच, एसिडिक पीएच जो कि HCl ने प्रोवाइड की। तो इस एसिडिक पीएच की वजह से इसकी एक्टिवेशन हुई है। अच्छा, जब ये कुछ पेप्सिन स्टैब्लिश हो जाता है, तो ये एक्टिवेटेड पेप्सिन खुद पेप्सिनोजेन को भी एक्टिवेट कर सकता है। यानी इसमें जब हम एक्टिवेशन पॉइंट आउट कर रहे होते हैं ना, तो ये कहते हैं कि एसिडिक पीएच इसको एक्टिवेट करती है, या फिर जो ऑलरेडी एक्टिवेटेड पेप्सिन होगा वो भी इसको एक्टिवेट कर सकता है। ये एक्टिवेशन होती कैसे है,
तो असल में पेप्सिनोजेन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि कंप्लीटली एक प्रोटीन है, ठीक है। इसकी एक्टिव साइट के ऊपर एक एडिशनल पॉलीपेप्टाइड ऑक्यूपाइड है, और उस एडिशनल पॉलीपेप्टाइड के ऑक्यूपाई होने की वजह से ये अपनी एक्टिविटी शो नहीं कर रहा होता। यूं समझ लीजिए, ये इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाया है, इसके ऊपर ये एक एडिशनल पॉलीपेप्टाइड यहां पर इसकी एक्टिव साइट पर ऑक्यूपाइड थी। इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एडिशनल पॉलीपेप्टाइड, ये जो एडिशनल पॉलीपेप्टाइड है, इसकी प्रेजेंस की वजह से ये काम नहीं कर रहा था, इनएक्टिव था। तो जब ये एडिशनल पॉलीपेप्टाइड रिमूव हो जाएगी तो फिर ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो जब ये एक्टिवेट होता है, दिस एडिशनल पॉलीपेप्टाइड इज रिमूव्ड, और इसकी रिमूवल के बाद अब आपको ये इस तरह से इसकी एक्टिव साइट बिल्कुल फ्री दिखाई देगी। जैसे इसकी एक्टिव साइट फ्री होती है तो ये प्रोटीएज एंजाइम के तौर पर बिहेव करना शुरू कर देता है, प्रोटीन डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। ये देखिए, इसकी एक्टिव साइट यहां पर हमने फ्री करके दिखाई है, क्योंकि वो जो एडिशनल पॉलीपेप्टाइड थी वो यहां से रिमूव हो गई। तो जैसे ही वो एडिशनल पॉलीपेप्टाइड रिमूव हुई, नाउ इट इज एक्टिवेटेड। इस तरह से ये एक्टिवेशन इसकी हो रही है। पेप्सिन अपॉन एक्टिवेशन ये क्या करेगा? पेप्सिन एक प्रोटीएज एंजाइम है। पेप्सिन इज प्रोटीएज, ये किस्म का प्रोटीएज एंजाइम है। तो ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन का सबस्ट्रेट है डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स। ये डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स को, यानी प्रोटीन्स का मतलब है लॉन्गर पॉलीपेप्टाइड्स, लॉन्गर पॉलीपेप्टाइड्स। तो ये उन लॉन्गर पॉलीपेप्टाइड्स को ब्रोकन डाउन करेगा इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स, स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स। द स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स आर नोन एज पेप्टोन्स। पेप्टोन्स क्या होते हैं? दीज आर स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स। तो इस तरह से ये स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स में उनको तोड़ देता है, और यूं प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन यहां पे हो जाता है। ठीक है, ये पार्शियल डाइजेशन है, नॉट कंप्लीट डाइजेशन, ये पार्शियल डाइजेशन है, विच इज कैरिड आउट बाय मींस ऑफ द पेप्सिन। तो पेप्सिन के लिए जो ऑप्टिमम पीएच चाहिए थी वो 2.0 पीएच यहां पे दस्तयाब है। तो इस वजह से पेप्सिन ने इस जगह पे काम किया है, और ये स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड या पेप्टोन्स बन गए। जब ये प्रोटीन डाइजेशन यहां पर कंप्लीट हो जाएगा, केमिकल डाइजेशन भी कंप्लीट हो जाएगा, तो अब वो जो काइम पहले आपको मैंने बताया था ना कि वो थोड़ा सा थिक पेस्ट लाइक फॉर्म में था। इनिशियली द काइम इज इन थिक पेस्ट लाइक फॉर्म, बट लेटर ऑन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द डाइजेशन ये थोड़ा सा डाइल्यूटेड पेस्ट बन जाएगा। ठीक है, ये काइम पहले थिक पेस्ट से, पहले ये थिक कंसिस्टेंसी शो कर रहा था, अब ये थिक कंसिस्टेंसी इसकी चेंज हो गई और ये एक थोड़ी सी डाइल्यूट या थिन पेस्ट बन गया। डाइल्यूट या थिन पेस्ट बन गया, और अब ये थिन पेस्ट लाइक फॉर्म अब ये यहां से आगे मूव करेगी। ठीक है, इसकी आगे मूवमेंट होगी डुओडेनम के अंदर। तो अब वो जो चर्निंग वेव्स थी वो भी चेंज हो जाती हैं। अब रफ्ता रफ्ता वो प्रोपल्जन टाइप की पेरिस्टाल्टिक वेव्स आती हैं, जो कि इस एसिडिक काइम को थोड़ा थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करती जाएंगी, और रफ्ता रफ्ता स्टमक खाली होना शुरू हो जाएगा। ठीक है भाई जी, मोहम्मद अली बोलिए, क्या सवाल है? सर मैंने ये पूछना था कि आपने बताया कि काइम थिकर टेंडेंसी से थिनर टेंडेंसी में जाता है, वो उसकी वजह यह है कि पहले मैकेनिकल डाइजेशन होगी, फिर यानी कि केमिकल के बाद डाइल्यूट बनेगा। तो सर इसका मतलब ये है कि पहले चर्निंग होती है, पहले मैकेनिकल डाइजेशन होती है, और चर्निंग होने के बाद फिर गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है ह्यूमन में, यानी कि ये दोनों मैकेनिकल डाइजेशन अलग अलग हो रही है, साथ ही शुरू है। हाँ जी, वो देखो उसका वो चर्निंग वेव्स का एक मकसद मैकेनिकल डाइजेशन है, और दूसरा मकसद जूसेस के साथ उसको प्रॉपरली मिक्सअप भी करना है। तो जितनी देर में वो इस तरह से मधानी चल रही होती है, उसकी मिक्सिंग हो रही होती है, साथ साथ केमिकल डाइजेशन भी हो रहा है। वो उसने वेट थोड़ी करना है कि भाई पहले वो कंप्लीट हो तो फिर ये शुरू हो, ऐसे नहीं, ये दोनों एक्टिविटी साथ साथ। अब लेकिन समझाते वक्त जाहिर पहले वो एक्सप्लेन किया फिर ये एक्सप्लेन किया, तो ऐसे लग रहा है शायद पहले वो एक्टिविटी हुई है फिर ये, तो ऐसा नहीं है, ये दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन ये इस तरह से इसके अंदर अब चेंज आ गया। ठीक है भाई,
तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें हमने आज इसोफेगस और स्टमक, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन थॉरोली कवर कर लिया। ये स्टमक वाला पार्ट बहुत अहम है, इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनते होते हैं, इसको थॉरोली प्रिपेयर करें। इसके अलावा छोटे छोटे मैंने काफी सारे पॉइंट आपको बीच में दिए हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चंस में आएंगे। तो इंशाल्लाह फिर इससे आगे का जो टॉपिक है कल स्टार्ट करेंगे हम। कोई अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम खत्म करते हैं क्लास, ठीक है जी? सर जी बोलिए बेटा। सर ये जो 4 लेयर्स ऑफ जीआईटी हैं, इसमें जो थिक एंड मोस्ट लेयर है वो मस्कुलरिस होगी? इनर मोस्ट, नो, थिक। थिकेस्ट, हाँ मसल पार्ट सबसे ज्यादा मोटा होता है, बिल्कुल जी। वो वैसे डायग्राम के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे वो जो उसका म्यूकोजा रीजन है वो सबसे ज्यादा मोटा है, लेकिन वो चूंकि उसमें हमने ग्लैंड को एक्सप्लेन करना था ना, तो इस वजह से उसको बड़ा करके दिखाया हुआ है। वो कोई अप टू द स्केल नहीं है डायग्राम। ओके। जी चलें जी, इंशाल्लाह फिर कल हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।